हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑर्बिस मंत्रा में स्वागत है। ये ऑर्बिस मंत्रा की तरफ से थर्ड वीडियो है। पहला जो वीडियो था वो लाइव क्लास वीडियो था, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे था। सेकंड जो वीडियो था वो कंजर्वेशन पे बनाया गया, तो उसके अंदर जो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने बताया। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। और इन दोनों वीडियो पे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे लाइक मिले, कमेंट्स मिले, सब्सक्राइबर मिले, बहुत सारी मोहब्बतें मिली, तो इसके लिए मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, और फिर से मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इस प्रकार की मोहब्बत है वो बनाए रखेंगे और वीडियो को जितना पॉसिबल हो उतना शेयर करें। ठीक है, तो ये तो हमारी बातें हो गई। अब क्या है कि कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर इस चैनल पे आप क्या क्या अपलोड करने वाले हो, तो मैं छोटा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पे हम क्या क्या अपलोड करने वाले हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एनसीईआरटी पे। अब एनसीईआरटी जो है दो टुकड़ों में बात करेंगे। पहले तो 6 से लेके 10 तक, ठीक है, प्लस फिर जो है 11th एंड 12th। तो दो फेज होगा, ये पहला फेज है और ये होगा दूसरा फेज। तो बात ये है कि 6 से लेके 10 तक एनसीईआरटी, देन 11 12। देखो, सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर ले रहा हूँ। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हम बात कर ले रहे हैं, तो 6 से लेके 10 तक पढ़ाई जाएगी। अब बात ये कि 6 से लेके 10 तक क्यों बोल रहा हूँ, 6 से लेके 10 तक इसलिए बोल रहा हूँ कि वो फंडामेंटल है। बेसिकली क्या है कि 11 12 में क्या है कि थोड़ा एडवांस ज्योग्राफी है। फॉर एग्जांपल हम बात कर ले, जो 11th की बुक के अंदर लिख देगा कि इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन में जाने पर बायोडाइवर्सिटी घटती है, ठीक है, जैव विविधता कम होती है। तो पहली चीज़ तो आपको इक्वेटोरियल रीजन पता होना चाहिए, विषुवतरेखीय क्षेत्र पता होना चाहिए, जैव विविधता पता होना चाहिए। तो बात यह है कि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी पर। ठीक है, और फिर उसके बाद में 11 12 की एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये तो था ज्योग्राफी का बात। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे मैं सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। हो सकता है कि कोई और भी टीचर हमारे से जुड़े, तो हो सकता है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, बाकी सब सब्जेक्ट की भी एनसीईआरटी यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है, अब किसी को ये मन में आ रहा है कि एनसीईआरटी क्यों। देखो, एनसीईआरटी क्या होता है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, उसका जो बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मान लो यूपीएससी, तो वो लोग क्या है कि पूरे भारत का ख्याल रखते हैं कि जो गाँव में बच्चा रहता है, जो शहर में बच्चा रहता है, उनमें इक्विलिब्रियम बना रहे। बेसिकली क्योंकि जो गांव का बच्चा रहता है उसके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है, बट इतना तो माना जा सकता है कि एनसीईआरटी उसके पास होगी। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या है कि जो भी एग्जाम होगा, चाहे यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, तो उसमें जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो मेनली फोकस किस पे रहते हैं, एनसीईआरटी पे। नॉर्मली मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यदि 50 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके के, ठीक है, करंट अफेयर्स को छोड़ दें, ठीक है, जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं तो 30 से 40 क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे, डेफिनेटली बोल रहा हूँ। और यकीन मान ला कि 30-40 क्वेश्चन बन जा रहे हैं और जो 10 क्वेश्चन छूटे हैं, तो यकीन माना आपसे यदि नहीं बन रहे हैं तो बाकी से भी नहीं बन रहे हैं। ठीक है, एक आध को हम छोड़ सकते हैं। अरे एक बार बताओ, 100% तो मार्क्स पॉसिबल है नहीं ना। चाहे यूपीएससी का आप एग्जाम देख लो, उसमें कट ऑफ कितनी जाती है, 50%, मतलब 50% तो फेल है। तो बात यह है, यदि आपने सभी सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब की जो एनसीईआरटी है, यदि आपने कंप्लीट कर ली तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद में क्या है कि दूसरी चीज़ क्या है कि करंट अफेयर्स के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी कवर किया जाएगा। ठीक है, डाउट्स आ जाते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स में, जैसे अभी सपोज करो जो चाइना और इंडिया का विवाद था, वो भी जो गलवान वैली हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक इशू बन जाते हैं उनके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। थर्ड चीज़ क्या है कि माइक्रो टॉपिक्स।
अब माइक्रो टॉपिक्स का मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डाउट्स आ जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी जैसे ज्योग्राफी की बात कर ले, भाई साइक्लोन क्या होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी। इकोनॉमिक्स की हम बात कर ले, भाई जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब भी हम कवर करवाएंगे, ठीक है। ये मेन मोटो है हमारे चैनल का, ठीक है। अब जो है मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ कि आप लोगों को 6th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज बताऊंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज बताऊंगा और आप लोग जो है पूरे वीडियोज़ को देखें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि जो क्या बोलते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मतलब वो एनसीईआरटी पढ़ें, तो डेफिनेटली यदि वो वीडियो देख लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जो है ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी है उसका जो पहला चैप्टर है 6th क्लास का, वो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले चैप्टर का नाम है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। बेसिकली हिंदी में क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। तो देखो ये पहला चैप्टर है। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि जो सोलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल मतलब मैं सबसे पहले एसएससी की बात करूँ, जो सीजीएल का हो गया, जो सीएपीएफ का हो गया, जो सीपीओ का जो पेपर होता है एसएससी का, तो उसमें हर एक साल 10+2 का हो गया, तो हर साल क्वेश्चन आ जाता है किसी ना किसी पेपर सेट में। यूपीएससी की बात करूँ, जो असिस्टेंट कमांडेंट का हो गया, सीडीएस का हो गया, तो उनमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है उससे पहले क्वेश्चन आते थे। अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन नहीं आए, बट हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक सोलर सिस्टम है, वो बेसिकली जो 6th क्लास एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कुछ इनपुट्स होंगे जो मैं अपने दूंगा, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बहुत सारे जो डाटा हैं वो ओल्ड हो चुके हैं, उनका करेक्शन करना ज़रूरी है। नहीं तो बच्चा क्या है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो सीधा एनसीईआरटी पढ़ता है और उसको रेफरेंस मान लेता है और वही मानता है कि मतलब जो भी वो पढ़ रहा है एकदम करेक्ट है। बात सही है, दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स, कोई डाउट नहीं है, बट उसमें भी गलतियां हो सकती है। तो बेसिकली जो जो गलतियां बोल दो, जो अपडेशन रिक्वायर्ड है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। आज आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ कहाँ पर अपडेट आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोलर सिस्टम की हम बात कर ले रहे हैं। अब देखो बात यह है कि नॉर्मली हर इंसान की जिज्ञासा होती है, रात को निकलता है तो टिमटिमाते तारे दिखते हैं, ठीक है। तो मन तो करता है कि भाई ये तारे क्या हैं, चांद भी दिखता है तो उसके बारे में जिज्ञासा होती है कि चांद कैसे बना, तारे कैसे बने, ब्रह्मांड कैसे बने, तो बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है। इवन दो कभी कभार हम लोग क्या बोलते हैं, जो लोग हैं किसी के लिए बोल देते हैं कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है ना, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सीधी सी बात है, वो बस भावनाओं में बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे शायर हैं चांद तारों पे शायरी कर देते हैं। जैसे एक मैं ऐसे देख रहा था तो एक शायर ने बोल रखा था कि रात भर मैं तेरी तारीफ़ करता रहा चांद से, रात भर मैं तेरी तारीफ़ करता रहा चांद से, और चांद इतना जला कि सूरज हो गया। तो देखो पहली चीज़ तो क्या है ना, उसको तारीफ़ चांद की नहीं करनी चाहिए, उसे तारीफ़ करनी चाहिए जो रात में जो पी थी ना उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उसको पता ही नहीं लगा कि सुबह हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है, उसके कॉन्सेप्ट ख़राब है। बेसिकली चांद कभी सूरज हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। चांद क्या है, उसके पास अपनी हीट और लाइट होती ही नहीं है। जो स्टार है अपनी क्या होती है, हीट और लाइट होती है। तो बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट भी ख़राब है। तो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि चांद क्या होता है, स्टार क्या होते हैं, प्लेनेट क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है, सबसे पहले उनको जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं स्टार की। सबसे पहले बात कर ले रहे हैं स्टार की। हिंदी में बोलते हैं तारा, ठीक है। तो भाई तारा किसे बोलते हैं, तो तारा जिसे बोलते हैं उसके पास खुद की क्या हो, हीट एंड लाइट हो, हीट एंड लाइट हो, मतलब उसका खुद का उष्मा और प्रकाश हो, तो वो क्या कहलाता है, तारा कहलाता है, ठीक है। अब बात ये है कि जो स्टार है बेसिकली जैसे हमारा सन है,
तो सन के पास अपनी हीट और लाइट है कि नहीं है, डेफिनेटली है। तो इसके कारण सन क्या है, एक तरह का स्टार है। ये तो बात समझ में आ गई। तो जितने भी जो तारे हैं उनके पास अपनी क्या है, खुद की लाइट है। अब बात ये है कि खुद की लाइट है फिर भी वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और मैं बता दे रहा हूँ बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब अर्थ के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, फिर भी बहुत छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। अरे एक बात बताओ कि एरोप्लेन ऊपर से जाता है कितना बड़ा होता है, बट आपको बहुत छोटा सा दिखाई देता है। पर जैसे हम सन की बात करें तो सन हमारी अर्थ, और जो सन है जी अर्थ है और ये क्या है, सन है, तो लगभग कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर है। मतलब हिंदी में बोले तो 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। तो बात ये इतना दूर है, इसके कारण उसकी हीट और जो लाइट है इतनी ज़्यादा हमें फील नहीं होती। यदि बहुत ज़्यादा पास होती तो हम लोग क्या हो जाते, जल जाते। तो बेसिकली ये हो गया हमारा स्टार हो गया। अब देखो स्टार के बाद में हम बात कर ले रहे हैं, प्लेनेट की बात कर ले रहे हैं। देखो ये हमारा प्लेनेट हो गया, हिंदी में बोलते हैं ग्रह। अब बात यह है जो प्लेनेट है, प्लेनेट जो है एक ग्रीक भाषा का वर्ड प्लेनेटाई से मिलके बना हुआ है, प्लेनेटाई, प्लेनेटाई। तो बेसिकली ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, प्लेनेटाई से मिलकर प्लेनेट बना है। और इस प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है, वांडरर्स होता है। वांडरर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली परिभ्रमक, हिंदी में बोलते हैं परिभ्रमक, या चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। तो बात समझ में आ गई। तो प्लेनेट्स मतलब क्या हो गया कि ये ग्रीक भाषा का वर्ड है प्लेनेटाई, इससे मिलके बना हुआ है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है वांडरर्स होता है। वांडरर्स को हिंदी में बोलते हैं परिभ्रमक। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, भ्रमक का मतलब चारों ओर घूमने वाला। तो जो चारों ओर घूमने वाला, तो बेसिकली किसके चारों ओर घूमता है, ये घूमता है स्टार के चारों ओर। तो मतलब यदि मैंने बोल दिया कि जिसके पास हीट और लाइट होती है वो क्या होता है, स्टार होता है। ठीक है। प्लेनेट के पास अपनी हीट और लाइट होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। जितने भी प्लेनेट हैं तो उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं है। वो किसके प्रकाश से चमकते हैं, वो सन के प्रकाश से चमकते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये किसके चारों तरफ घूमते हैं, तो बेसिकली किसी स्टार के चारों तरफ। जैसे सन है तो सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, ये हमारी अर्थ चक्कर लगा रही है। कौन लगा रही है चक्कर, अर्थ लगा रही है। तो बेसिकली अर्थ क्या हुआ, एक क्या हुआ, प्लेनेट हुआ, और सन क्या हुआ, स्टार हो गया। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा स्टार हो गया, ये क्या हो गया, प्लेनेट हो गया। देखो अगली बात कर ले रहे हैं हम जो है सैटेलाइट की। बेसिकली सैटेलाइट क्या होता है, दिस इज द स्मॉलर कंपेनियन टू एनीथिंग। अब स्मॉलर कंपेनियन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे सहचर, सहचर या साथी बोलते हैं। सहचर या क्या बोलते हैं, साथी। तो बेसिकली ये जो है बेसिकली साथी का काम करता है, किसी प्लेनेट के साथ घूमता है। बात यह है कि जैसे मैंने बोला सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, अर्थ चक्कर लगाता है। ठीक है। तो अर्थ क्या हुआ, बेसिकली प्लेनेट हो गया। अब प्लेनेट के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, हमारे सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। तो बेसिकली जैसे ये हमारा मून है, ये मून है, तो ये किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों तरफ। तो मून क्या हुआ, एक तरह का क्या हुआ, सैटेलाइट। अब देखो बात ये है कि सैटेलाइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि नेचुरल सैटेलाइट का मतलब प्राकृतिक रूप से। अब सीधी सी बात है, मून तो अपने आप बना है, हमने थोड़ी भेजा है। ठीक है। तो नेचुरली फॉर्म हुआ है, तो ये क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। अब जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया, इनसेट हो गया, एडुसेट हो गया, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो इसरो लॉन्च करता है, रॉकेट के थ्रू जो है उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, वो किसके चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो बेसिकली वो मेन मेड है, हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। तो बेसिकली वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया। तो बात समझ में आ गई। तो दो प्रकार के सैटेलाइट हो सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकता है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा हो गया स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया, और ये क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया। अब देखो छोटे छोटे टर्म्स है, पहले मैं इनको समझा दे रहा हूँ। पूरा चैप्टर आप सुनोगे तो डेफिनेटली आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं, रुक जाइए। देखो उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं कॉन्स्टिलेशन की, कॉन्स्टिलेशंस। तो हिंदी में बोलते हैं हम इसे
तारामंडल या नक्षत्र मंडल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है, उनकी कुछ आकृति होती है। ठीक है, जैसे आप आकाश में देखोगे तो बहुत सारे तारे दिखेंगे, जैसे यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्टार है, तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो स्टार हैं मिलकर कुछ आकृति बना लेते हैं। अब वो आकृति किसी की भी हो सकती है, मतलब किसी एनिमल की हो सकती है, किसी भालू की हो सकती है, किसी लॉयन की हो सकती है, किसी माइथोलॉजिकल पर्सन की हो सकती है, किसी अनएनिमेट ऑब्जेक्ट की हो सकती है। ठीक है, तो मतलब निर्जीव वस्तु की हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाएंगे, तो बेसिकली उनको हम क्या कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ स्टार है और वो पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसके अंदर मेंशन है, एक कॉन्स्टेलेशन का मेंशन है, वो कौन सा है, सप्तऋषि, सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, तो जो सप्तऋषि तारामंडल है बेसिकली, अब देखो नाम से पता लग रहा है सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों से मिलके बना हुआ है, तो मतलब उसमें 7 स्टार विजिबल है। अब 7 स्टार कैसे हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली इस प्रकार से, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है इस प्रकार से है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टार है, 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 ये एक स्टार है, ये एक स्टार है। ठीक है, तो बेसिकली ये 7 स्टार दिख रहे होंगे आपको, एक कलछी जैसा नज़र आ रहा होगा, मतलब बेसिकली पानी पीने के लिए जो जार यूज़ किया जाता है, कलछी, तो वैसा नज़र आ रहा होगा, ये उसका हाथ है पकड़ने का। तो इस प्रकार से जो पैटर्न रहता है उसे क्या बोलते हैं हम, सप्तऋषि। ठीक है, तो जो सप्तऋषि है तो बेसिकली इसे हम बोलते हैं सप्तऋषि। तो ये सप्तऋषि किसका पार्ट है, बेसिकली ये है अर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है, हिंदी में भी अर्सा मेजर को अर्सा मेजर बोलते हैं और बिग बियर को भी क्या बोलते हैं, बिग बियर बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा स्टार ये कॉन्स्टेलेशन है, उसका एक पार्ट है, कौन सा, सप्तऋषि। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है सप्तऋषि तारामंडल जो है किस तारामंडल का पार्ट है, तो बेसिकली किसका पार्ट है, ये अर्सा मेजर और बिग बियर का। और एक और बात बता दे रहा हूँ कि आपने कभी नाम सुना होगा, पोलर स्टार का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली पोल स्टार जो है, अब देखो, तो मैंने एक और चीज़ बोला है कि पोल स्टार। ठीक है, पोल स्टार हिंदी में बोलते हैं हम ध्रुव तारा। तो देखो पहली चीज़ तो नाम से ही पता लग रहा है कि पोल स्टार मतलब पोल की तरफ रहता होगा, तो इसी कारण पोल स्टार बोला है। ध्रुव की तरफ रहता होगा तो ध्रुव तारा बोल दिया गया। तो बेसिकली आपको अर्थ दिखाई दे रही होगी, तो बेसिकली ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हमारी अर्थ है, तो यहाँ पर आप अर्थ देखोगे ये सीधी नहीं है, मतलब बेसिकली क्या है, अपने एक्सिस पर जो रोटेशनल एक्सिस है उस पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। तो बेसिकली झुकी हुई है, तो यहाँ पर जो है इसका एक्सिस यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो हमारा पोल स्टार है एग्जैक्टली इसके जो एक्सिस है, जो रोटेशनल एक्सिस इसके कहाँ रहता है, एकदम सामने रहता है। तो बेसिकली ये कहीं भी घूमे हमेशा कहाँ दिखाई देगा, नॉर्थ में दिखाई देगा। बात समझ में आ गई। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि जो है हमारा पोल स्टार है किस डायरेक्शन में दिखाई देता है, नॉर्थ में। अरे जैसे यहाँ पर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, तो यहाँ पर रोटेट करती है, घूर्णन करती है। तो जो हमारा जो पोल स्टार है कहाँ पर दिखाई देता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि जो हमारा पोल स्टार है कहाँ पर रहता है, हमेशा नॉर्थ में। ठीक है, कहाँ पर रहता है, नॉर्थ में। ये सदर्न हेमिस्फीयर से दिखाई नहीं देता है। अरे एक बात बताओ हमारा भाई हो, या बताओ कि ये जो स्टार है वो कहाँ पर है, सामने है। ठीक है, तो पीछे से कैसे दिखाई देगा, पॉसिबल नहीं है, जाहिर सी बात है। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर से दिखाई नहीं देता है, तो सिर्फ कहाँ से दिखाई देता है, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। तो बात समझ में आ गई। तो ये यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मली बताया गया था कि पोल स्टार को देखते हुए हम राइट चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे। तो बेसिकली उस क्वेश्चन का मोटो क्या था, मोटो ये था कि आपको पता होना चाहिए कि पोल स्टार है कहाँ पर। तो पोल स्टार कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तो ये हमारा पोल स्टार हो गया। तो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, तो एक बार
यदि आपसे पूछ ले कि किस कॉन्स्टेलेशन के थ्रू आप पोल स्टार को जान सकते हो, कि उसकी लोकेशन जान सकते हो, तो आप देखोगे कभी जैसे आकाश में देखोगे तो सप्तऋषि आपको दिख जाएगा। तो सप्तऋषि में जो ये कलछी जो ये भरने का पानी है, ठीक है, तो ये हत्था हो गया भरने, तो यहाँ से आप एकदम सीधी लाइन खींचोगे तो यहाँ पर एक स्टार दिखेगा। तो बेसिकली वो स्टार क्या कहलाएगा? पोल स्टार, या क्या कहलाएगा? पोल स्टार, ठीक है। क्या कहलाएगा? ध्रुव तारा कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया, कॉन्स्टेलेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और चीज बता दे रहा हूं, ये हो गया छोटी छोटी चीजें हैं। एक और चीज कभी आपने सुना हो, गैलेक्सी, ठीक है। क्या है? गैलेक्सी। देखो हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। कई जगह गैलेक्सी को आकाशगंगा भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बात यह है कि गैलेक्सी क्या होती है? बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, तो बेसिकली मतलब एक साथ जो है बहुत ज़्यादा जो स्टार रहते हैं, उस पूरे जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम? गैलेक्सी बोलते हैं। मतलब जैसे कभी आपने नाम सुना होगा मिल्की वे गैलेक्सी का नाम, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे आकाशगंगा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। तो बेसिकली क्या है कि आकाशगंगा क्यों नाम रखा गया कि ऐसा बोला जाता है कि जैसे आकाश में देखोगे तो आपको एकदम जो है वाइट वाइट नज़र आएगा, ठीक है, रिवर ऑफ लाइट नज़र आएगी। अरे नदी बहती हुई नज़र आएगी तो ये भी आपको ऐसी दिखाई देती है। तो इसके कारण इसको क्या बोल देते हैं हम? आकाशगंगा बोल देते हैं। इस आकाशगंगा के अंदर लगभग 100 बिलियन स्टार है, 100 बिलियन स्टार है, ठीक है। बिलियन का मतलब क्या होता है? अरे अरब होता है, ठीक है। तो 100 अरब स्टार है। तो बात समझ में आ गई। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि लगभग जो है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार है? 100 बिलियन स्टार है। तो बात समझ में आ गई। तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कौन सा? गैलेक्सी, ठीक है। तो अभी मैं बता दूंगा कि जैसे हमारा जो स्टार है, हमारा जो स्टार कौन सा है? हमारे पास जो हमारी अर्थ से हम बात करें तो सबसे पास वाला स्टार कौन सा? सन है। तो बेसिकली सन किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। तो अभी बता दूंगा कि जो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट जो है क्या है, हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये बात समझ में आ गया, ये हमारा गैलेक्सी हो गया, ठीक है। अब छोटी छोटी टर्म्स थी, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कभी आ जाती है कि भाई गैलेक्सी क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, ये सब चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है, वो है सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं हम खगोलीय पिंड। इनको जो है हेवनली बॉडीज भी बोल देते हैं, बॉडीज भी कह दिया जाता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आकाशीय पिंड। देखो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं या हेवनली बॉडीज़ क्या होती हैं? बेसिकली जो भी स्पेस के अंदर है, चाहे उसके पास अपनी हीट और लाइट है या नहीं है, सब कुछ, मतलब जो स्टार हो गया, मतलब जैसे मैं मान लूँ सन को मान लूँ, मून को मान लूँ, अर्थ को मान लूँ, वीनस को मान लूँ, मार्स को मान लूँ, सब कुछ क्या है? सेलेस्टियल बॉडी के अंदर आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जिस सेलेस्टियल बॉडी के अंदर हीट और लाइट होती है उसे क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं, ठीक है। जिस सेलेस्टियल बॉडी के अंदर हीट और लाइट नहीं होती और स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो बेसिकली वो क्या हो गया? प्लेनेट हो गया। वो सेलेस्टियल बॉडी जो क्या है प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है, बेसिकली वो क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया, उपग्रह हो गया। तो बात समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारी सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। अब देखो ये बेसिक चीज़ें थी, आप लोगों को पता होना चाहिए था, मैंने बता दिया है, ठीक है। अब जो है क्या बोलते हैं, हम सबसे पहले बात कर ले रहे हैं सोलर सिस्टम की, ठीक है। क्या बात कर ले रहे हैं? सोलर सिस्टम की। हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल, सौर मंडल, ठीक है। अब देखो बात ये है कि अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक चालू होता है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम की हम बात कर ले रहे हैं। जो सोल है, सोल का मतलब क्या होता है? सन।
सोल का मतलब क्या होता है? सन। सन का मतलब क्या हो गया हिंदी में? सूर्य। तो बेसिकली सोलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया? सन, और सन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जितने प्लेनेट हो गए, सैटेलाइट हो गए, उस पूरे को क्या बोलते हैं हम? सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लेनेट है कि 9 प्लेनेट है, मतलब 8 ग्रह या 9 ग्रह हैं? आपने कभी सुना हो, कभी आप मतलब 2006 के पहले सुनते होंगे तो शायद आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं 9 प्लेनेट थे, बट अब 8 हो गए, ऐसा कुछ सुना होगा। तो उनके बारे में बता दे रहा हूँ। देखो, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लेनेट है? 8 प्लेनेट है। कितने प्लेनेट है? 8 प्लेनेट है। और जो है पहले कितने प्लेनेट थे? 9 ग्रह थे। ठीक है, 9 ग्रह थे। आपने सुना होगा कि प्लूटो को जो है ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, प्लूटो के बारे में। देखो बेसिकली क्या है, अब प्लूटो को जो है ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है और क्या बना दिया गया है? ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया है, बोना ग्रह बना दिया गया है। ठीक है, तो कई लोगों को डाउट आ जाता है कि सर बोना ग्रह इसलिए बना दिया गया है कि वो बहुत छोटा था। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ कि बेसिकली ग्रह होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है और क्यों जो है प्लूटो को हटा दिया गया। तो सबसे पहले हम प्लूटो की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लूटो, तो बेसिकली प्लूटो इज डिस्कवर्ड बाय क्लाइडे टोम्बोव इन 1930। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है कि 1930 में क्लाइडे टोम्बोव द्वारा प्लूटो को खोजा गया है। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं हम यम ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? यम ग्रह बोलते हैं। कुबेर का ग्रह भी बोल देते हैं, ये हिंदी है। ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं, बट कोई बात नहीं, प्लूटो को प्लूटो भी बोलते हैं। तो क्या हुआ कि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संघ द्वारा प्लूटो को क्या बना दिया गया? ड्वार्फ प्लेनेट। क्या बना दिया गया? ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? बोना ग्रह बना दिया गया। ठीक है, अब भाई ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली क्या है कि जो हमारी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, तो बेसिकली वो बताती है कि ग्रह होने की 3 कंडीशन है। भाई बोना ग्रह बना दिया गया तो कुछ तो रीज़न रहा होगा, तो उन रीजंस को हम जान लेते हैं कि भाई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है किस प्रकार की जो सेलेस्टियल बॉडी है उसको जो है ग्रह बना देती है या ड्वार्फ प्लेनेट बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहला क्या है? पहला कंडीशन है कि इट शुड रिवॉल्व अराउंड दी सन, मतलब जो भी ग्रह होगा, बेसिकली सन ये है तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या हुआ? इट शुड रिवॉल्व अराउंड दी सन, मतलब ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हुआ? सफिशिएंट मास होना चाहिए। सफिशिएंट मास होना चाहिए, तो बेसिकली उसके पास इट शुड हैव सफिशिएंट मास फॉर दी सफिशिएंट ग्रेविटी। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि उसके पास पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए, जिससे पर्याप्त गुरुत्व उसके पास हो, जिससे वो अपने आकार को बनाए रखे। ठीक है, तो मतलब उसके पास पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए। ये दिस इज द सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि इट शुड नॉट इंटरसेक्ट ऑब्लिक ओवरलैप अदर प्लैनेट्स ऑर्बिट। थर्ड कंडीशन क्या है? इट शुड नॉट इंटरसेक्ट और ओवरलैप अदर प्लैनेट्स ऑर्बिट। ठीक है, मतलब ये दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए। देखो कक्षा क्या होती है, ऑर्बिट क्या होता है? बेसिकली जैसे सन है, तो सन है तो सन के चारों तरफ जैसे हमारी ये अर्थ चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये अर्थ चक्कर लगा रही है, तो ये जो पाथ है, इस पाथ को क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षा। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली जितने भी प्लेनेट हैं सबका जो कक्षा है, ऑर्बिट है, वो कौन सा कक्षा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, कौन सा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट या इलोंगेटेड ऑर्बिट भी बोल देते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। बात समझ में आ गई? मतलब बेसिकली सन यहाँ उधर क्या पता दिख नहीं रहा हो, यहाँ पर बेसिकली जैसे सन है, तो सन है तो बेसिकली ऐसे चक्कर नहीं लगाते, पूरा सर्कल में नहीं है, तो बेसिकली क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते। बात समझ में आ गई? तो एक चीज़ यहाँ से हमें जानकारी मिली कि जो हमारे जितने भी प्लेनेट है सबका जो पाथ है, चक्कर लगाने का जो पाथ है, उसे क्या बोलते हैं हम? मतलब कि कैसा है वो? इलिप्टिकल है। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या है कि भाई वो दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए। मतलब कैसे? जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ पर ये जो थर्ड पॉइंट को मैं इधर एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये सन है, तो सन है, यहाँ पर जो है ये बुध हो गया, मरकरी हो गया,
ये जो है वीनस हो गया, फिर क्या हो गया, अर्थ हो गया, अभी बता दूंगा सब। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या आता है, नेपच्यून आता है। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आता है, नेपच्यून। हिंदी में क्या बोलते हैं, वरुण बोलते हैं। तो बेसिकली जो है सबके सब अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, अपनी ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि बुध जो है अपनी ही कक्षा में घूम रहा है, मरकरी अपनी कक्षा में घूम रहा है, वीनस अपनी कक्षा में, अर्थ भी अपनी ही ऑर्बिट में घूम रहा है, नेपच्यून भी अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है। अब भाई साहब हमारे जो प्लूटो हैं, अब प्लूटो जो है वो अपना छोड़कर कहाँ चले जा रहे हैं, पड़ोस में चले जा रहे हैं। कहाँ चले जा रहे हैं, पड़ोस में चले जा रहे हैं। तो बेसिकली नेपच्यून के ऑर्बिट को क्या कर दे रहा है, कट कर दे रहा है। अब सीधी सी बात है, पड़ोस में जाओगे, उल्टे पुल्टे काम करोगे तो जाहिर सी बात है ग्रह का दर्जा छीन लिया जाएगा। तो ये जो है तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं करता था। मतलब उसके पास, यदि आपसे पूछे कि प्लूटो के पास सफिशिएंट मास था, बिल्कुल था। वो सन के चक्कर लगाता था, यस चक्कर लगाता था। वो दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो किस ग्रह की कक्षा को काट देता था, नेपच्यून के कक्षा को काट देता। इसके कारण प्लूटो क्या बना दिया गया, ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया। क्या बना दिया गया, ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया। यहाँ से बात समझ में आ गई। तो बेसिकली बोना ग्रह, मतलब बेसिकली जो 3 कंडीशन है उसमें से कुछ कंडीशन फॉलो करते हो और कुछ कंडीशन फॉलो नहीं करते हो और बेसिकली सन के चक्कर लगाते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट बोल देते हैं उन्हें। ठीक है, माइनर प्लेनेट्स भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्लूटो के बारे में मैंने बता दिया। तो आपकी जो NCERT है, ठीक है, तो NCERT में जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देखोगे, ओपन करोगे तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे 2003 UB 313 हो गया, और जो है प्लूटो हो गया, प्लूटो हो गया, और ये क्या हो गया, सीरस हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट है। ये सब क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट है। ठीक है, बेसिकली ये भी क्या था, ड्वार्फ प्लेनेट ही है। इसका दूसरा नाम है, पुराना नाम था, इसका नाम है एरिस। बात समझ में आ गई। तो एरिस को क्या बोला जाता था, 2003 UB 313। ठीक है, ऐसा डेजिग्नेशन किया हुआ था। तो ये सब क्या है, बोना ग्रह। इसके बारे में मैं बताऊँ, देखो प्लूटो के बारे में बता दे रहा हूँ। प्लूटो इज दी लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट। ठीक है, प्लूटो इज दी लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। प्लूटो सौरमंडल का सबसे बड़ा बोना ग्रह है। बात समझ में आ गई। जो एरिस है, तो एरिस बेसिकली जो है सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट है, सेकंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट है। ये दूसरा सबसे बड़ा बोना ग्रह है। सीरस के बारे में स्पेशल चीज़ बताऊंगा, बट मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा ड्वार्फ प्लेनेट हो गया। ठीक है, अरे यार ये एक मिनट, अब देखो, अब सोलर सिस्टम मैंने बोल दिया कि सन और सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सोलर सिस्टम कहलाते हैं। पूरे किसके पार्ट होते हैं, सोलर सिस्टम के पार्ट होते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर जो है हम बात कर ले रहे हैं कि किस प्रकार से ये सिचुएटेड है। तो जैसे यहाँ पर हमने मान लिया ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, तो सन के सबसे पास में जो है ये हो गया हमारा बुध, मरकरी। ठीक है, एक और मार्कर था ना, देखो मरकरी हो गया। फिर उसके बाद में हम बात करें, ये हमारा हो गया वीनस हो गया, हिंदी में बोलते हैं हम शुक्र। ये हो गया हमारा, ऐसे इसको भी ब्लैक कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया पृथ्वी, हिंदी में बोलते हैं हम अर्थ। फिर उसके बाद में हमारा हो गया ये मार्स हो गया, हिंदी में बोलते हैं मंगल। ठीक है, अब उसके बाद में ये हो गया हमारा बृहस्पति हो गया, हिंदी में बोलते हैं हम जुपिटर बोलते हैं। उसके बाद में हम मान ले रहे हैं ये क्या है हमारा शनि हो गया, हिंदी में बोलते हैं सैटर्न।
अब उसके बाद में ये हो गया हमारा यूरेनस। देखो यूरेनस को यूरेनस भी बोला जाता है और अरुण भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में यूरेनस को यूरेनस भी बोलते हैं और अरुण भी बोला जाता है, ठीक है। यूरेनस के बाद में आपका हो गया नेपच्यून, हिंदी में बोलते हैं हम वरुण बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ मंगल और बृहस्पति के बीच में इस प्रकार ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं। बेसिकली जो है इसे क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट, हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टिका। और इसके बाद में ये जो है ये हमारा क्या है, ये है क्यूपर बेल्ट। क्या है, क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट। तो ये मैंने जमा दिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसे है, डिस्टेंस वाइज है, मतलब सन से सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है एंड सो ऑन है। तो बात ये है कि देखो मैं इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, मतलब जो हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया है, बहुत ही कम एक्सप्लेन किया है, तो मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा। तो देखो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर सकता था, वो कोई बात नहीं थी, पर बात ये है कि थोड़ा सा बैलेंस बना रहना चाहिए कि भाई 6th क्लास की एनसीईआरटी जो 6th क्लास का बच्चा पढ़ रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या है, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे तो फिर से मेरे को सोलर सिस्टम पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं बताऊँ साइंस में भी सोलर सिस्टम दिया हुआ है, तो बात ये है कि उन सब चीज़ों में भी मेरे को एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इतना ही बता रहे हैं जिससे कि 6th क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाए और आपके क्वेश्चंस भी बन जाए। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, तो इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि ये सीक्वेंस ऑर्डर आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है सीक्वेंस ऑर्डर से, ठीक है। पूछ लेता है कि भाई सन के सबसे पास में कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है। तो इस प्रकार की चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती है। बात समझ में आ गई। तो देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप भी फाइंड कर लोगे, ऐसे लिख देते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला लेटर पे ध्यान देना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो बात ये है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों को समझाने के लिए, तो बेसिकली मैं पहला लेटर है उसको डार्क कर दे रहा हूँ। माई का एम हो गया, वेरी का वी हो गया, एफिशिएंट का ई हो गया, और यहाँ पर मदर का एम हो गया, और ये जस्ट का जे हो गया, और एस का, ये सर्व्ड का एस हो गया, और अस का यू हो गया, और नट्स का क्या हो गया, एन हो गया। तो बात समझ में आ गया कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। तो एम से क्या हो गया, मरकरी हो गया, वी से क्या हो गया, वीनस हो गया, ई से क्या हो गया, अर्थ हो गया, एम से क्या हो गया आपका मार्स हो गया, जे से क्या हो गया, जुपिटर हो गया, एस से क्या हो गया आपका सेटर्न हो गया, यू से क्या हो गया, यूरेनस हो गया, और फिर क्या हो गया, नेपच्यून हो गया, ठीक है। तो देखो बात यह है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, पर अभी मैं थोड़ी देर एक्सप्लेन करूंगा। देखो जो 10-15 मिनट में अभी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन से आपको सुनना है। यदि हाई कंसंट्रेशन से सुनोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इत्मीनान से सुनना है। देखो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं, बुध की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बुध, मरकरी की बात करते हैं, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू दी सन, ये सन के सबसे नज़दीक वाला ग्रह। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्मली पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा पास वाला जो प्लेनेट है कौन सा है, मरकरी। बात समझ में आ गई। अब यह मरकरी है, मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो बेसिकली यहाँ से क्या है कि सोलर विंड चलती है, सूर्य पवनें चलती है, तो यहाँ पर जितना भी एटमॉस्फेयर था उसको उड़ा ले गए। देखो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा मैं लॉजिक दे दूंगा जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। देखो ये एग्जाम में नहीं आएगा कि मरकरी पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, यूपीएससी भी नहीं पूछेगा, एसएससी भी नहीं पूछेगा, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, स्टेट पीसीएस भी नहीं पूछेगा। पर नॉर्मली क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको लॉन्ग टर्म में याद रहे। बात समझ में आ गई। देखो
तो ये मरकरी हो गया, यहाँ पर क्या है कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है और यहाँ इसका जो है कोई भी मून नहीं है। देखो मैं यहाँ पर जब भी मून की बात करूँगा बेसिकली नेचुरल सैटेलाइट की बात करूँगा। मैंने दो प्रकार के सैटेलाइट के बारे में बता दिया था, एक तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया था, एक नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह हो गया था, और एक क्या हो गया था मानव निर्मित उपग्रह हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ जो है नेचुरल सैटेलाइट की बात करूँ तो इस पर कोई हमारा एटमॉस्फेयर भी नहीं है और कोई मून भी नहीं है। एक बात बता दे रहा हूँ, ये एकमात्र ग्रह है जिसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है। बाकी सब पर क्या है वायुमंडल है। ग्रह की बात कर रहा हूँ, प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मरकरी हो गया। वीनस की हम बात कर ले रहे हैं। ठीक है, वीनस जो है दूसरे नंबर का ग्रह। तो वीनस क्या है, वीनस इज दी हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ दी सोलर सिस्टम। ये सबसे गर्म भी है और सबसे चमकीला भी है। तो बेसिकली सबसे गर्म है। गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। मतलब एक तो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो इस एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में भी क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैंने जो माइक्रो टॉपिक्स के बारे में बात करी थी, तो जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, तो छोटा सा टॉपिक है, तो इसका अलग से वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, अभी क्या है कि इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। नॉर्मली आप जान लो कि मैं इसमें शायद दिख रहा होगा आपको, तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल सी भाषा में कहूँ तो ये सन है, ये जैसे कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, ये हम वीनस मान लेते हैं। ठीक है, तो वीनस हो गया, तो वीनस के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। तो क्या होता है कि सन से जो रेडिएशन आती है वीनस पर गिरती है, वापस भी जाती है। तो बेसिकली क्या होती है आ तो जाती जा नहीं पाती। मतलब क्या हो जाता है बेसिकली सन का ये जो सनलाइट है इसका क्या होता है ट्रैपिंग हो जाता है। हीट का क्या हो जाता है ट्रैपिंग हो जाता है, मतलब उसमें जो है बाहर नहीं निकल पाती, मतलब आ तो जाती जा नहीं पाती, मतलब इसी के अंदर क्या हो जाती है फंस जाती है। बेसिकली इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये ऊपर मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो वीनस क्या है, यहाँ पर जो है ये हॉटेस्ट भी है और क्या है ब्राइटेस्ट भी है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ ब्राइटेस्ट मतलब बेसिकली क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स पाए जाते हैं, वो बहुत सारे रेडिएशन को क्या कर देते हैं रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो उसके कारण क्या है वो चमकीला भी दिखाई देता है। बात समझ में आई। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का जो कलर है वो किसके थ्रू दिखाई देता है रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, मतलब परावर्तन के थ्रू। मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि वाइट क्यों दिखाई दे रहा है कि इस पूरी की पूरी रेडिएशन जो है जितनी भी लाइट आ रही है सबको क्या कर दे रहा है रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग कलर का है, तो मतलब बेसिकली जैसे कोई भी चीज़ ब्लू क्यों दिखाई दे रही है क्योंकि वो ब्लू रिफ्लेक्ट करती है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वो जो है क्लाउड्स हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके कारण क्या दिखाई देता है ये चमकीला भी दिखाई देता है। तो ये जो है हॉटेस्ट भी है और ब्राइटेस्ट भी है। और बेसिकली इसे क्या बोलते हैं हम ट्विन प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं ट्विन प्लेनेट। ट्विन प्लेनेट इसलिए बोलते हैं इसका जो शेप और साइज है, इसका आकार व आकृति है वो किसके समान है पृथ्वी के समान है। इसके कारण इसे क्या बोलते हैं हम जुड़वा ग्रह बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये चमकीला है तो इसके कारण इवनिंग एंड मॉर्निंग में, मतलब बेसिकली सनराइज और सनसेट के पहले इसे देखा जा सकता है। मतलब नॉर्मली बोलते हैं कि जो हमारी जो सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है और सनसेट होता है, तो बेसिकली सनराइज के जस्ट पहले सनसेट के जस्ट बाद में इसको देखा जा सकता है। अरे एक बात बताओ, बेसिकली देखा जा सकता है पर यहाँ क्या है एटमॉस्फेयर क्लीन है नहीं। मतलब दिल्ली की बात करोगे कितना ज़्यादा पोल्यूशन, आदमी नहीं दिखता, तुम प्लेनेट की बात कर रहे हो, ठीक है। बट नॉर्मली साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ऐसा दिखता है तो मानना पड़ेगा, हमारे पास कोई भी लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वो बोल रहे हैं कि दिखता है तो दिखता है, सीधी सी बात है, नो क्वेश्चन। तो इसके कारण इसे क्या बोलते हैं इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, मतलब साय तथा भोर का तारा बोलते हैं। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इट डजेंट मीन कि स्टार है। बात समझ में। अरे एक बात बताओ हमारा भाइयों, जैसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, भारत का लौह पुरुष कौन है, अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे तो आयरन मैन लोहे के थोड़ी, अरे संज्ञा दे दी ना, तो बेसिकली इसको भी बोला जाता है। मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं है कि तुम ये कहो कि क्या बोलते हैं, अरे यार एक मिनट, हाँ आप ये कहो कि ये जो है स्टार नहीं, ये क्या है प्लेनेट है। बात समझ में आ गई। तो इसका देखो डाउट ये आ जाता है कि मरकरी सबसे पास में है, ठीक है, फिर भी ये हॉटेस्ट नहीं है। उसका रीजन क्या है मैंने बता दिया, इस पर क्या है एटमॉस्फेयर नहीं है और इस पर क्या है एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। लगभग मैं बता दे रहा हूँ इसका जो टेम्परेचर है 465 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है,
कहीं जगह 471 लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क कि भाई कितना टेम्परेचर है, ठीक है। देखो डाटा नहीं पूछेगा, पहले बता दे रहा हूँ। किस प्लेनेट पर जो किस प्लेनेट का रोटेशन पीरियड कितना होता है, रिवोल्यूशन पीरियड कितना होता है, मतलब घूर्णन काल कितना होता है, परिक्रमण काल कितना होता है, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। जिसका एग्जाम में आएगा ज़्यादा कम का वो मैं आपको बता दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो इतना तो समझ में आता है ना कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी आपको नहीं पता हो तो बता दे रहा हूँ। बेसिकली जैसे अर्थ घूम रही है, तो अर्थ घूम रही है तो बेसिकली ये क्या हो गया, रोटेशन हो गया। रोटेशन को मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन, मतलब अपने अक्ष में घूमना, क्या कहला है, घूर्णन। और परिक्रमण क्या है, जैसे थोड़ी देर के मतलब ये मान लेते हैं, चलो ये सन है, तो सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रही है, अर्थ चक्कर लगा रही है। तो बेसिकली अर्थ क्या कर रही है, चारों ओर घूम रही है, तो हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण। अरे हमारा भाई या बताओ, परिक्रमा नहीं लगाते, परिक्रमा किसके लगाते, परि का मतलब क्या, चारों ओर, तो चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, तो बेसिकली इसे क्या बोलते हैं हम, परिक्रमण। बात समझ में आ गई। तो रोटेशन अपने अक्ष का, परिक्रमण क्या हो गया, चारों ओर, ठीक है। हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं रिवोल्यूशन, और घूमने को अपने स्थान पर रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो मुझे पता है कि लगभग नॉर्मली पता रहता है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्विन, हो गया इवनिंग और मॉर्निंग स्टार हो गया, ये हो गया। अब देखो अर्थ की बात कर ले रहे हैं। अर्थ इज दी ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन विद्यमान है। एक बात बता दे रहा हूँ, अर्थ के अलावा जीवन विद्यमान नहीं है। बेसिकली अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है, वहाँ पर ऐसी कंडीशंस है कि मतलब ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या है, जीवन विद्यमान है। मतलब ऑक्सीजन भी पाई जाती है, दूसरी चीज़ पानी भी मिलता है, तो सब कुछ मिल जाता है। इसके कारण पृथ्वी एकमात्र ग्रह जहाँ पर जीवन विद्यमान है। बात समझ में आ गई। अब कहीं बोले कि सर मार्स पर भी तो ढूंढा जा रहा है। अरे देखो एक बात बता दे रहा हूँ, अभी तक पृथ्वी पर है। बोले जीवन की संभावनाएं कहाँ ढूंढी जा रही है, मार्स पर ढूंढी जा रही है, पर अभी तक मिला नहीं। यदि मिल जाता है ना तो अब तक हरियाणा वाले प्लॉट काट देते यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर प्रॉपर्टी की रेट बढ़ा देते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी तक कहाँ पर है, अर्थ पर है। अब जब मिल जाए मार्स पर तो मेरे को भी बता देना, वैसे भी यहाँ पर कोरोना फैला हुआ है तो अपन भी चल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अर्थ। तो अर्थ का देखो, अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्योंकि भाई अर्थ इंपॉर्टेंट क्यों है कि अर्थ पर हम रहते हैं, तो जाहिर सी बात है पूरा फोकस किस पर रहेगा, अर्थ पर। अरे जो चैप्टर का नाम था अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, मतलब बाकी सब भी तो सोलर सिस्टम पर, अर्थ पर मेन फोकस है, ठीक है। बट मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। अर्थ की बात करें, देखो अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है, वो कितना है, 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया है, एसएससी के अंदर भी पूछा गया है, सिविल सर्विसेज, सीडीए, सीएपीएफ सब में पूछा गया है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। रिवॉल्यूशन लगभग कितना है, 365 सही 1/4 डेज। बात समझ में आ गई, ये आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। तो अर्थ हो गया। अब इसका मैं बता दे रहा हूँ, इसका मून था, इसका भी मून नहीं है, मतलब इसका भी कोई जो है उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, शुरू के दोनों वालों के उपग्रह नहीं है। अर्थ का क्या है, एक। अरे चंद्रमा है, सीधी सी बात है, वो किसके चक्कर लगाता है, अर्थ के चक्कर लगाता है। तो बात यह है कि आपने कभी मतलब फुल मून और न्यू मून का नाम सुना होगा, अरे पूर्णिमा और अमावस्या का नाम। तो बेसिकली उसमें जो एनसीईआरटी है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ बेसिकली कि आपको समझ में आ जाए। देखो हमारा जैसे यहाँ पर हमने मान लिया सन है, ठीक है, ये सन हो गया। सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है हमारा, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, ये हमारा, ये हो गया हमारा मून, ठीक है। तो बेसिकली मून ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो मून यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर मून आएगा तो यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, ठीक है। तो सनलाइट पड़ेगी तो मून का इधर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, उधर तो अंधेरा छा जाएगा। अरे क्रिकेट बॉल मान लो, पीछे की साइड तो अंधेरा आएगा, तो इधर क्या दिखेगा आपको, अंधेरा दिखेगा, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बेसिकली इसे क्या बोलते हैं हम, अमावस्या। क्या बोलते हैं हम, अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे न्यू मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। देखो सोलर इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वो बाद में करूंगा। सिर्फ थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो इस वजह से मैंने बता दिया। अब यहाँ पर क्या, ये न्यू मून हो गया। अब यहाँ पर
इधर वाली साइड में, तो इधर वाली साइड में देखोगे कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मान लो, ठीक है, यहाँ पर मून मान लो, तो यहाँ पर लाइट जाएगी, तो ये क्रिकेट बॉल मान लो, तो इधर वाला जो पोर्शन है वो तो चमकेगा, तो अपन को तो पूरा ही दिखाई देगा। तो बेसिकली क्या है, पीछे वाला तो दिखाई नहीं देगा, तो इधर वाला दिखाई देगा, तो बेसिकली हमको तो पूरा चमकीला नजर आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम, पूर्णिमा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, फुल मून बोलते हैं, ठीक है। तो फुल मून और ये हमारा क्या हो गया, न्यू मून हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ है, उसमें ऐसा भी मेंशन था कि ट्विंकलिंग की बात की जा रही थी। ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, ठीक है। तो टिमटिमाना का मतलब, ट्विंकलिंग का आप देखते होंगे जैसे स्टार है तो थोड़ा सा ब्लिंक करते रहते हैं। रीज़न क्या है उस चीज़ का मैं बता दे रहा हूँ। देखो उस चीज़ का रीज़न ये है, तो बेसिकली क्या है कि जैसे सन है, ये सन है, तो सन से यहाँ पर ये हमारी अर्थ मान लो, ठीक है। तो ये अर्थ है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में भी क्या है कि अलग अलग लेयर का अलग अलग टेम्परेचर है। अब सीधी सी बात है, अलग अलग टेम्परेचर तो अलग अलग डेंसिटी होगी, अलग अलग घनत्व होगा, अलग अलग तापमान के कारण। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो लाइट आती है, तो अलग अलग घनत्व के कारण, डेंसिटी वेरिएशन के कारण क्या है कि लाइट जो है जिगजैग हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये एक एग्जाम का क्वेश्चन बन गया कि बेसिकली जो है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि जो लाइट आती है सन से, जो लाइट आती है, तो जो सन से लाइट आती है बहुत सारे मीडियम से पास होती है, बहुत सारे माध्यम से। जो हमारा एटमॉस्फेयर है तो उसमें बहुत सारी लेयर्स है, तो अलग अलग घनत्व है, तो उसके कारण क्या है कि इधर उधर मुड़ जाती है। तो मुड़ने के कारण क्या होता है कि हमें सीधी नज़र नहीं आती, थोड़ा सा क्या है टिमटिमाती हुई नज़र आती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी, नॉर्मली पता होती है बट मैंने बता दिया। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारे अर्थ के बारे में हो गया, ठीक है। अब अर्थ का जो है कितना मून है, देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, क्योंकि देखो मैं पूरा इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपकी इमेज बनी रहे दिमाग के अंदर। पृथ्वी का क्या है, एक मून है। पृथ्वी का क्या है, एक मून है, एक ही चंद्रमा है। मतलब मरकरी पर भी नहीं था, वीनस पर भी नहीं था, पर अर्थ का क्या है, एक मून है। इसका मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। देखो मैंने बोला था कि मरकरी एकमात्र प्लेनेट है जिसका जो है क्या बोलते हैं, वायुमंडल नहीं है। बट मैंने ग्रह बोला था, ये तो ग्रह नहीं है, ये तो क्या है, उपग्रह। तो इसके पास भी क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है। तो सीधी सी बात है, मून के पास भी क्या है कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। बात समझ में आ गई। मतलब वहाँ जाके भी आप किसी को गाली दोगे, कुछ भी दोगे, सुनाई नहीं देगा। अरे भाई साउंड के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर कोई साउंड नहीं है। ज़्यादा परेशान हो तो चल जाना एक बार, है ना, अच्छा फील होगा आप लोगों को। तो ये हमारा मून हो गया। मार्स की बात कर ले रहे हैं। देखो मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। बेसिकली लाल ग्रह इसलिए बोला जाता है कि उसकी सरफेस है, उस पर आयरन पाया जाता है, इसके कारण उसका कलर क्या है, रेड है। तो इससे एग्जाम पूछ ले कि रेड प्लेनेट किसे बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं। इसके कितने सैटेलाइट है, 2 सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट है इसके, 2 सैटेलाइट है। बात समझ में आ गई। तो 2 सैटेलाइट हैं, तो उन 2 सैटेलाइट का क्या नाम है, एक का नाम है डीमोस और दूसरे का नाम है फोबोस। दूसरे का नाम क्या है, फोबोस है। अब डीमोस से याद रखना है कि डीमोस जो है, डीमोस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम विच इज द सैटेलाइट ऑफ मार्स। तो डीमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। वो किसका उपग्रह है, मार्स का, मंगल का उपग्रह है, ठीक है। तो डीमोस से याद रखना, बेचारे का इतना ज़्यादा डिमोशन हो गया कि ये बहुत छोटा हो गया। याद रहेगा, इतना याद रखना भी पड़ेगा। जुपिटर की बात कर ले रहे हैं। जुपिटर इज द मोस्ट मैसिव प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि एक जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वी आ सकती है, इतना बड़ा है। बात समझ में आ गई। दिस इज द मोस्ट मैसिव प्लेनेट। बट एक बात बता दे रहा हूँ, देखो ग्रेविटी के बारे में मैं हल्का सा बता दें। जो ग्रेविटी किस पर डिपेंड करती है, मास पर, जिसका जितना, और भी चीज़ों पर डिपेंड करती है, मेनली किस पर डिपेंड करती है, मास पर। जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसकी उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी। तो सीधी सी बात है, यदि आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटी किसकी होगी, जुपिटर की। बात समझ में आ गया। और एक बात बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो इसका रोटेशन पीरियड है, जो रोटेशन पीरियड है, और इसका रोटेशन पीरियड है आपका 9.9 आवर है। मतलब लगभग मैं लिख दे रहा हूँ 10 घंटे। क्या लिख दे रहा हूँ, 10 घंटे, ठीक है। तो बेसिकली 10 घंटे है, मतलब ये क्या है कि सबसे कम टाइम इंटरवल में घूम लेता है। बात समझ में, सबसे फास्टेस्ट रोटेशन है, ठीक है।
यहाँ पर जो है ये जो वीनस है, वीनस क्या है कि लगभग सबसे लेट रोटेशन है, इसका क्या है, सबसे लेट रोटेशन है। देखो तो इसका जो रोटेशन पीरियड है, रोटेशन पीरियड को हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन काल, मतलब अपने अक्ष पर घूमना। बात समझ में आ गई। अरे जैसे पृथ्वी का मतलब 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड था, मतलब जो है लगभग 24 घंटे था। मतलब यहाँ पर यदि आप दिल्ली में हो तो दिल्ली का कोई भी प्लेस ले लो, आप दिल्ली है तो यहाँ से घूम कर वापस से दिल्ली अपनी जगह पर कितनी देर में आ जाएगा, लगभग 24 घंटे में। तो बेसिकली ये जो जुपिटर है ये कितनी देर में घूम जाते हैं, 10 घंटे में। 9.9 आ रहे लगभग कितना है, 10 घंटे। तो फास्टेस्ट रोटेशन है। आपको बता दे रहा हूँ जो वीनस का जो रोटेशन पीरियड है लगभग 243 डेज है, 243 डेज। डी यहाँ पर डेज का मतलब कितना घंटा हो गया, लगभग 24 घंटा। तो कैलकुलेट कर लो कि मतलब एक दिन पृथ्वी वाला माना गया तो लगभग 243 डेज। समझ रहे हो, मतलब लगभग 250 दिन मान ले तो 125 दिन का तो दिन ही होता है, और फिर 125 दिन की क्या होती है, रात होती है। अरे तो सीधी सी बात है, यदि अरे दिन और रात कैसे होती है, यहाँ पर जैसे सन मान लो, इधर तो सनलाइट पड़ेगी तो इधर डे, पीछे क्या हो जाएगा, नाइट। यहीं से घूम के जाओगे तो इधर डे, पीछे क्या हो जाएगा, नाइट। मतलब रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन व रात होते हैं। तो आप सोचो जो वीनस है, हाँ जो वीनस है, शुक्र 243 दिन में पूरा घूमता है। तो मतलब 250 दिन मान लेते समझने के लिए, तो 250 मतलब तो 125 दिन तक तो क्या रहेगा, डे ही रहेगा, और 125 दिन तक क्या रहेगा, रात रहेगा। मतलब राउंड फिगर में बता रहा हूँ, तो समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो बहुत स्लो रोटेशन है, बात समझ में आ गई। यदि आपसे पूछे सबसे बड़े दिन व रात किस पे होते हैं, वीनस पे, सबसे छोटे दिन व रात किस पे होते हैं, जुपिटर पे। एक और बात बता दे रहा हूँ, जैसे जो हमारी मार्स था, तो मार्स का जो रोटेशन पीरियड है, मार्स का जो रोटेशन पीरियड है वो है बेसिकली 24.6 आवर्स। 24.6 आवर मतलब लगभग 24 घंटे, लगभग 24 घंटे। तो एग्जाम में पूछ लेता कि कौन सा प्लेनेट है जिसका घूर्णन काल या जिसके दिन व रात पृथ्वी के समान होते हैं, कौन सा है, मार्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा जुपिटर हो गया। उसके बाद में हम सैटर्न बात कर ले रहे हैं। सैटर्न में इतना सा याद रखना कि सैटर्न क्या है कि इसकी लीस्ट डेंस प्लेनेट है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब यदि आप सैटर्न को उठा के पानी में फेंक, अरे वाटर की डेंसिटी 1 मान ली, ठीक है, तो रेफरेंस हमने वाटर को ले लिया, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 0.7। डाटा याद नहीं करना है, लोड नहीं लेना है, सिर्फ मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। तो मतलब सैटर्न की डेंसिटी सबसे कम है, लीस्ट डेंस प्लेनेट है। मतलब इसको उठा के यदि पानी में फेंक दिया तो फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। मतलब यदि जैसे सैटर्न को उठा के इंडियन ओशन में फेंक दिया तो फ्लोट करेगा। अभी मत बोल देना कि सर जो है इंडियन ओशन तो छोटा होगा ना, डेफिनेटली छोटा होगा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेने का भी नहीं है। ये हमारा सैटर्न हो गया। देखो सबसे कम डेंसिटी इसकी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, हमारी अर्थ की। याद रखना है सबसे ज़्यादा डेंस है इसकी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, याद रह जाएगा। अब यहाँ पर जो है देखो मार्स, मैंने मार्स की बता दी थी, मार्स के 2 उपग्रह थे। अब यहाँ पर जुपिटर की बात कर ले रहा हूँ, इसके हैं 79, इसके 79। देखो अब मैंने बोला था कि एनसीईआरटी में करेक्शन और अपडेशन की बात करी थी, तो यहाँ पर बात करूँगा, बात समझ में आ गई। तो जैसे मैं बताऊँ, आपके क्या बोलते हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें अलग डाटा दिया हुआ है। आप 11th क्लास की उठाओगे उसमें अलग डाटा दिया हुआ है। इवन दो आप साइंस की एनसीईआरटी उठाओगे उसमें अलग डाटा दिया हुआ है। इवन तो कई जगह पे नॉर्मली, मतलब ये तो क्या हो गया, आज अपडेट हो गया। तो प्रीवियसली क्या है, जैसे मैं भी पढ़ाता था और नॉर्मली जब क्लासेस में पढ़ाया हूँ, अभी तो लॉकडाउन लग गया, तो नॉर्मली जब भी सोलर सिस्टम पढ़ाया तो उसमें मैंने सबसे जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर। जबकि एनसीईआरटी में 11th की एनसीईआरटी में और इसमें दिया हुआ है कि सैटर्न है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा जो प्लेनेट पहले, ध्यान से सुनना, देखो पहले की बात कर रहा हूँ। अभी आप जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा, जितने भी एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का, उसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके बताए गए हैं, जुपिटर के। दैट वाज करेक्ट। बट अब क्या है कि अभी जो है रिसेंटली नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास लास्ट ईयर, ठीक है, तो मतलब कितना हुआ है, 5-6 महीना हुआ होगा, है ना। तो 5-6 महीने पहले ही क्या हुआ है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इसके 20 उपग्रह और खोज लिए गए। तो बात यह है कि ये क्या हो गया, सबको पार कर दिया। पहले इसके 62 थे, अब 20 जोड़ के कितना हो गया, ये 82। कितना हो गया, 82। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया।
मैं बता दे रहा हूँ कि इस साल जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का, चाहे एसएससी जेई का, किसी का, जैसे राजस्थान के भी जितने भी एग्ज़ाम है उनका हो, तो उनमें क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि नॉर्मली बच्चा क्या पढ़ता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, जुपिटर के, बट अब आंसर क्या होगा, सैटर्न। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बात समझ में आ गई। एक और बात मैं बता दे रहा हूँ कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो इसका एक उपग्रह है, उसका क्या नाम है, गैनीमीडे। क्या नाम है, गैनीमीडे। तो गैनीमीडे क्या है, बेसिकली गैनीमीडे इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम विच इज द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। गैनीमीडे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और वो किसका उपग्रह है, जुपिटर का उपग्रह। बस सबसे छोटा किसका बताया था, मार्स का। क्या बताया था, डीमोस बताया। याद रहेगा, याद रहना भी चाहिए। तो सैटर्न हो गया। अब सैटर्न पर क्या है कि रिंग्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रिंग्स पाई जाती है। अब देखो ऑनलाइन यदि वीडियो देख रहे होंगे तो गूगल भी अपने पास होगा, तो सैटर्न रिंग्स लिख देना तो आपको दिख जाएगा, है ना। तो बेसिकली जैसे मतलब ये इस प्रकार से रिंग्स, मतलब उसके साथ घूमती रहती है। बेसिकली डस्ट पार्टिकल होते हैं, आइसी पार्टिकल होते हैं, उसी के साथ घूमते रहते हैं, तो रिंग्स जैसे नजर आते हैं। हिंदी में बोलते छल्ले। तो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, देखो बाहर के 4 प्लेनेट है, बाहर के 4 प्लेनेट है। यहाँ पर जो है ये हो गया हमारा जुपिटर, हो गया सैटर्न, हो गया यूरेनस, नेपच्यून, और ये अंदर के 4 प्लेनेट है। तो बेसिकली आपको मैं बता दे रहा हूँ, इनको बोलते हैं, अंदर के 4 को बोलते हैं इनर प्लेनेट। क्या बोलते हैं, इनर प्लेनेट, और बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और टेरेस्ट्रियल को बोलते हैं पार्थिव ग्रह। ठीक है, और ये हो गया हमारा, इन्हें बोलते हैं हम जोवियन या आउटर प्लेनेट। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक स्ट्रक्चर, आउटर प्लेनेट मतलब ये बाहर की साइड है। अरे एक बात बताओ, ये तो अंदर की साइड चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या है, दूर है। तो ये जो शुरू के 4 है वो क्या कहला रहे हैं, इनर प्लेनेट कहला रहे हैं, बाहर वाले क्या कहला रहे हैं, आउटर प्लेनेट कहला रहे हैं। ठीक है, इनर प्लेनेट समझ में गए। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं पार्थिव, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये जो 4 प्लेनेट है, कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, सबके क्या है, रॉकी सरफेस है। मतलब क्या है कि जो चट्टानी सरफेस है, बट इन्हें क्या बोलते हैं हम, गैसियस प्लेनेट भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है, गैसेस का अक्यूमुलेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा सैटर्न हो गया। तो एक बात बता दे रहा हूँ, देखो आपकी एनसीईआरटी है जो 6th क्लास की है, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके पास क्या है, रिंग्स है। पर मैं बता दे रहा हूँ, इन चारों के पास रिंग्स है, याद रखना आप लोग, है ना। ठीक है, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो 4 प्लेनेट है, इन सबके पास क्या है, रिंग्स है। बट एक बात बता दे रहा हूँ, मोस्ट विजिबल रिंग सिस्टम किसके पास है, सैटर्न के पास। ये इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसके पास रिंग सिस्टम है, ये चारों ऑप्शन में दे दें, है ना, तो आंसर विल बी सैटर्न। और जैसे बोल दे कि किसके पास वलय या छल्ले पाए जाते, रिंग्स पाई जाती है, 3 इसमें से दें और एक कोई सा भी उठाए, तो आंसर विल बी दैट थिंग। बात समझ में आ गई। ये हो गया। अब यूरेनस हो गया। ये बात याद रहेगा कि ये कितने प्लेनेट हो गए, 82 प्लेनेट हो गए। अब उसके बाद में यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। लास्ट में यूएन याद रखना, यूनाइटेड नेशन याद रखना। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि पूरे सोलर सिस्टम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ कि पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट हैं, सबके सब अपने सबके सब एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। ठीक है, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस, सबके सब कैसे घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, पश्चिम से पूरब घूमते हैं। बात समझ में आ गई, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। बात समझ में आ गई, कैसे घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बट बात यह है कि वीनस और यूरेनस कैसे घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। मतलब सबके सब प्लेनेट पश्चिम से पूरब घूमते हैं, ये कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। बेसिकली सबके सब कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज। बात याद रहेगी। तो मतलब जितने भी प्लेनेट हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर जैसे सन है तो सन है, तो ये अर्थ है, तो बेसिकली जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। मतलब सबके सब मतलब जो रिवोल्यूशन है सबका सेम है, पर रोटेशन क्या है, सिर्फ 2 प्लेनेट का अलग है। कौन सा है, वीनस एंड यूरेनस। देखो किसी चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो आपको भी एम्फेसाइज करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग से दूसरा कौन सा हो गया, वीनस हो गया। ठीक है, और लास्ट से दूसरा तो कौन सा हो गया, यूरेनस। याद रहेगा। या आप याद रख लेना यूवी रेडिएशन,
यूवी का मतलब क्या होता है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, ठीक है। तो यूवी याद रखना है, यूवी वाले अपने यू से क्या हो गया यूरेनस, वी से ये हो गया यूरेनस और वीनस। बात समझ में आ गई। तो ये यूरेनस हो गया, और ये यूरेनस के एक मिनट, हाँ, अब यूरेनस के कितने सैटेलाइट है, 27 सैटेलाइट है, और नेपच्यून के कितने सैटेलाइट है, 14 सैटेलाइट है। देखो बात यह है कि आपकी एनसीईआरटी से कोई डाटा डिफर कर रहा है तो यकीन मानना कि ये डाटा मैं बहुत ऑथेंटिक लिखा रहा हूँ। नासा की वेबसाइट, देखो आपके पास भी गूगल है, आप भी समझदार हो, तो नॉर्मली नासा की वेबसाइट से लिखा हुआ है, तो उस पर इतना ही बताया गया है और ये करेक्ट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इसका यूरेनस हो गया, और ये क्या हो गया, नेपच्यून हो गया। नेपच्यून इज दी फारदेस्ट प्लेनेट, सबसे दूर ग्रह और सबसे ठंडा ग्रह। अरे हमारा भाई यार बताओ भाई, पास में था तो गर्म ये रहना चाहिए था, पर यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं था, ये हो गया गर्म, ठीक है। पर दूर जाते जाओगे तो लाइट तो कम होती जाएगी, इसके कारण ये क्या है, ठंडा ग्रह। बात समझ में आ गई। ओके, ये हो गया उस। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने बना दिया था, ये हमारा सन हो गया था। तो सन के बाद में यहाँ पर जो है हमारा मरकरी था, फिर वीनस था, फिर अर्थ था, फिर क्या था, मार्स। तो बेसिकली यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ मार्स, हिंदी में बोलते हैं मंगल, और ये हो गया हमारा बृहस्पति। बृहस्पति को हिंदी में बोलते, अंग्रेजी में बोलते हैं जुपिटर। तो बेसिकली क्या है कि ये छोटे छोटे मासेज है, छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज है, पिंड हैं, वो किसके चक्कर लगाते हैं, वो भी किसके चक्कर लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं। तो बात ये है कि मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे मासेज पाए जाते हैं, पिंड पाए जाते हैं, वो किसके चक्कर लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अंदर, इस क्षुद्र ग्रह के अंदर एक और मैंने बोला था, वो क्या था, सीरस था, ठीक है, सीरस। तो याद रखना, सीरस इज द लार्जेस्ट बॉडी इन द एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है, याद रहेगा। तो सीरस जो है, इसके अंदर यहाँ पर सीरस भी पाया जाता है। याद रखना, मार्स और जुपिटर के बीच में जो भी पिंड पाए जाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं, वो किसे क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। उसमें एक पिंड का नाम है सीरस, दैट इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड बॉडी, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर। ये एकमात्र बोना ग्रह है, मतलब ये ड्वार्फ प्लेनेट था। तो बेसिकली ये एकमात्र ड्वार्फ प्लेनेट है जो इनर सोलर सिस्टम में पाया जाता है। बात समझ में आ गई। बाकी सब जो है, मैंने बोला था यहाँ पर नेपच्यून है, ये नेपच्यून हो गया। तो नेपच्यून के बाद में यहाँ पर क्या बताया था मैंने, क्यूपर बेल्ट बनाया था। क्या बताया था, क्यूपर बेल्ट। तो बेसिकली यहाँ पर आता है ये आइसी पार्टिकल, ये भी किसके चक्कर लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं। तो इनको क्या, ये इन्हें क्या बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट। बेसिकली क्यूपर एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने डिस्कवर किया था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, प्लूटो भी यहाँ पर है। तो आपसे पूछे प्लूटो किसका पार्ट है, क्यूपर बेल्ट का पार्ट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एस्टेरॉइड बेल्ट समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पर पाई जाती है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में। उल्टा पूछ लिया जाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे मासेज पाए जाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। और एक और है मीटियोरॉइड्स, मीटियोर, देखो एक बात बता दे रहा हूँ, छोटी सी टर्म्स है, बता दे रहा हूँ। उसके अंदर सिर्फ मीटियोरॉइड का बात किया है और मीटियोर्स का बात किया है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी में तो इसे इसके उल्का पिंड बोला गया है, और इसे भी उल्का पिंड कहा गया है, और इसको क्या बोला गया है, उल्का बोला गया है, ठीक है। तो बात यह है कि थोड़ा थोड़ा अंतर है, मैं बता दे रहा हूँ। मीटियोरॉइड क्या होते हैं, बेसिकली जैसे जो हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट थे, तो एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में बोला जाता है कि ये पहले प्लेनेट के ही हिस्से थे और प्लेनेट से टूट टूट कर बने हैं, तो वो क्या है, एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मीटियोरॉइड हैं, बेसिकली क्या है, जैसे जो एस्टेरॉइड है, ये एस्टेरॉइड मान लो, ठीक है, बहुत बड़ा पिंड है, तो इसका कोई हिस्सा टूट गया हो, तो कोई हिस्सा जो है ये ऐसे टूट गया और अलग हो गया हो, तो बेसिकली यहाँ पर जैसे हिस्सा अलग हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मीटियोरॉइड्स कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो बेसिकली जो है
एस्टेरॉइड से टूट के क्या बन गए, मीटेरोइड्स। ये भी किसके चक्कर लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं। बात समझ में आ गई। अब मीटियोर्स क्या होते हैं, बेसिकली क्या है कि कभी कभार जो मीटेरोइड हैं वो किसकी तरफ आ जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आ जाते हैं और वो हवा में बर्न करने लगते हैं। हवा, अब सीधी सी बात है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो बहुत वेलोसिटी के साथ आएंगे, तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन रहेगा, वायुमंडलीय घर्षण रहेगा, इसके कारण बर्न कर जाते हैं, तो लाइट जैसा प्रतीत होता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, मीटियोर्स को शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, अरे टूटता हुआ तारा, अरे जो मन्नतें जो मांगते हो, सीधी सी बात, कोई जैसे तारा वारा टूट जाता है तो ऐसे नहीं बोलते मन्नतें मांग लेते हैं। देखो मन्नत है ना, अपनी औकात के हिसाब से मांगना चाहिए। पता लगे तुम मांग रहे हो ऐश्वर्या राय को, मिलेगी थोड़ी तुम लोगों को, है ना। तो ये सब नहीं करना है, नॉर्मल मांगोगे तो ज़रूर मिल जाएगी। कोशिश करके देखना, क्या पता मेरी पूरी हुई हो या भी मैं भी आपकी तरह ही हुआ हूँ, ये तो देखते हैं ना। पर किसी की मन्नत पूरी हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। मैं हरियाणा में पढ़ा रहा था, वहाँ पर एक अलग, पता नहीं मेरे लिए नया था, लाइक जैसे जो आँख की पलक गिर जाती है हाथ पर तो फिर उसको मन्नत मांग लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो आँख की नहीं, हाँ ये आँख की जो पलक गिर जाती है, तो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम। तो ये हो गया शूटिंग स्टार। और मीटेरोइड्स क्या होते हैं, बेसिकली जैसे सपोज करो कि 5 किलो का पत्थर आया था, हवा में जो है जल गया, ख़त्म हो गया, तो ये शूटिंग। 500 किलो का आ गया तो बहुत बड़ा हो गया, तो वो कहाँ पर गिर गया, यदि अर्थ पर गिर गया, मतलब बेसिकली हेवी मीटेओर्स को क्या बोलते हैं, मीटेओराइड। तो बेसिकली यदि गिर गया तो ये पृथ्वी पे भी गिर सकता है, दूसरे प्लेनेट पे भी गिर सकता है, अरे भाई तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता है, मेरे ऊपर भी गिर सकता है। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर जो है नॉर्मल, यहाँ ही बता दे रहा हूँ, शायद दिख रहा होगा ना, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो है ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो है यहाँ पर क्या है कि लोनार लेक है। क्या है, लोनार लेक है। तो लोनार लेक बेसिकली क्या है, किसके कारण बनी है, ये मैं ऐसे ही बता दूँ किसके कारण बनी है, मीटेरोइड्स के कारण। मतलब 50,000 साल पहले, 50,000 साल पहले एक बहुत बड़ा मीटेरोइड उल्का पिंड टकराया था और वहाँ पर क्या बन गई, लेक बन गई। अभी इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बोल दे रहा हूँ कि बेसिकली क्या है कि हाल फिलहाल मतलब पेपर में आया था कि इसका कलर क्या हो रहा है, पिंक हो रहा है। अब गुलाबी कलर का हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, साइंटिस्ट को नहीं पता है। फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर सेलिनिटी ज़्यादा है, मतलब जो लवणता है वो बहुत ज़्यादा हो गई। सेलिनिटी मतलब सोल्ट कंटेंट ज़्यादा है, नमक का परसेंटेज ज़्यादा हो गया, इसके कारण हो गया। वहाँ पर शैवाल के कारण ऐसा हो गया, या दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण ऐसा हो गया है, तो ऐसा बोला जा रहा है, अभी पता नहीं। बट ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी लेक है जो मतलब मीटेरोइड के कारण बनी, उल्कापिंड के कारण, कौन सी है, लोनार लेक है ना। लोनार सरोवर भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। बात समझ में आ गई। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। क्या है, सलाइन लेक है। रिसेंटली क्या है, इसका कलर भी क्या हो गया, पिंक हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये हो गया हमारा मीटेरोइड्स हो गया। ये लगभग हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म हो गया है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो हमारा क्या बोलते हैं, आकाश गंगा की बात कर रहा था, गैलेक्सी की बात कर रहा था। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो जो हमारा जैसे जो हमारी क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मैंने बोला था 100 बिलियन स्टार है, ठीक है, बहुत सारे स्टार। तो उसमें से एक स्टार कौन सा है, सन है। तो सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं, प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। अरे बात समझ में आई, ठीक है। यदि आपसे पूछे, देखो आपसे पूछे कि अर्थ के सबसे पास कौन सा स्टार है, सन है। बात समझ में आ गई। हम किस गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी के पास में जो है सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो बेसिकली हमारे सौर मंडल के पास में सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। ये हो गया। और जो है एक बात बता दे रहा हूँ, हमारी अर्थ जो है, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे सन और मून के बीच का डिस्टेंस जो है, मून के बीच का डिस्टेंस है 384,400 किलोमीटर। मतलब आप देखो 15 करोड़ दूरी है और इसकी दूरी क्या है, काफ़ी कम है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ें थी
मैंने आपको बता दी है, सब कुछ मैंने बता दिया है कि गैलेक्सी क्या होता है, स्टार क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, हर एक प्लेनेट के बारे में मैंने बता दिया, डिटेल्स में बता दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। जैसे कुछ भी क्वेश्चन करना आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और जो क्वेश्चन बच गए तो जो 11th क्लास के एनसीईआरटी उसमें भी मैं सोलर सिस्टम पढ़ाऊँगा, तो जो चीज़ें रह गई है ना, तो उनको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर जैसे मून के बारे में बता दे रहा हूँ कि जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो पहला बंदा था, तो उसने ही बताया कि क्या बोलते हैं कि पहली बार वहाँ पर पैर रखा। और लास्ट पेज पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वैसे आपको समझ में आ गया होगा लास्ट पेज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बेसिकली क्या है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना। यूनिवर्स के अंदर तो सब कुछ आ गया, मतलब इतनी सारी जो गैलेक्सीज है, मतलब यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, लाखों गैलेक्सी हैं, लाखों मंदाकिनी है, ठीक है। तो इस यूनिवर्स के अंदर हमारी कौन सी है, ये मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब हमारी आकाशगंगा है। इसके अंदर क्या है, हमारा सोलर सिस्टम, क्या है, हमारा सौर मंडल, और सौर मंडल के हमारे अंदर क्या है, हमारी पृथ्वी। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बात यह है कि मैंने सब कुछ लगभग आपको बता दिया है। यदि कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा सा लगे, बट बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि आपको कटौती हो, नॉलेज में कटौती नहीं होना चाहिए। देखो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मुझे पता है कभी कभार आप बहुत बड़ा वीडियो डाल देते हो तो डेफिनेटली बच्चों को लगता है इतना बड़ा, बट बात यह है कि आप लोगों का ही ख्याल रखने के लिए थोड़ा बड़ा वीडियो है। आप खुद शुरू से लेकर लास्ट तक आपने सुना होगा तो डेफिनेटली आपको लग गया होगा कि मेरे दिमाग के अंदर कुछ बैठा है, और सीधी सी बात है यही हमारा सेटिस्फेक्शन है। बाकी देखो इतना कहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, डेफिनेटली आप शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। देखो यदि आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट करना चाहिए, जिससे क्या है कि एक मोटिवेशन मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो यहाँ पर यूट्यूब पे किसी भी बात का मोटिवेशन नहीं है, सीधी सी बात है, जैसे कोचिंग में पढ़ाते हैं तो पैसा मिलता है, वो मोटिवेशन है। पर यहाँ पर आप कमेंट, शेयर और लाइक करोगे तो ये हमारा मोटिवेशन है, जिससे हम खुश रहेंगे और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बाकी खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।